हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जारी साइंस के प्रश्न और उत्तर करने वाला हूं, वो भी ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल साइंस ऑप्शनल कंपलसरी, यानी कि विज्ञान ऐच्छिक अनिवार्य। प्रश्नों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो कुल संख्या होंगे इसमें आपको 110, ठीक है, जिनमें से 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, 24 लघु उत्तरीय होंगे और 6 दीर्घ उत्तरीय होंगे, ठीक है। कुल पूर्णांक की बात करें तो आपको 80 अंक के ये प्रश्न होंगे और समय की बात करें, कुल समय की अगर बात की जाए तो 2 घंटे 45 मिनट मिलेंगे आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला करके, ठीक है। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से आपको आधे प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप 80 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 80 क्वेश्चन की बात की गई है जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे। यहाँ पे 80 क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव है, उसमें से केवल और केवल आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप 40 से ज़्यादा दे देते हैं तो केवल और केवल 40 प्रश्न ही काउंट होंगे, वो भी 1 नंबर से काउंट होंगे और जहां तक आपके 40 प्रश्न हो जाते हैं वहीं तक काउंट होंगे और उसी को सही गलत किया जाएगा और जो सही होगा उतने अंक आपको मिलेंगे। तो याद रखें, जो आपको आता है उसी प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है परीक्षार्थी के लिए, तो ये आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं चलता हूँ ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। 40x1, यानी कि ये मार्क्स है, यानी कि प्रश्न आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल और केवल 40 प्रश्न का ही जवाब देने हैं, ठीक है। और वहाँ पे OMR शीट मिलेंगे, उसमें से ABCD में से जो आपको सही लगता है उसको प्रगाढ़ करना है। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पे प्रश्न है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप कमेंट में सही जवाब ही दिए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सही जवाब होगा क्या। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण की बात करें तो उसका धनात्मक होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध है। यानी कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध होता है, इससे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए F बराबर R, ऑप्शन बी F बराबर R/2, ऑप्शन सी F बराबर 2R और ऑप्शन डी 3/2R। तो राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, F बराबर R/2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है क्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए हमें कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 मीटर नहीं होगा, याद रख लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं यह है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी जो प्रिज्म होता है हमारा, है ना, प्रिज्म जो होता है हमारा वो यहाँ पे इस टाइप का आपका प्रिज्म होता है। जब इससे प्रकाश गुजरती है तो आगे इसको पार करने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो उसमें से जो 7 रंग विभक्त होते हैं, इस तरह से बहुत सारे 7 रंग जो विभक्त होते हैं, उनमें से किस रंग का झुकाव ज्यादा होता है, प्रश्न में ये पूछा गया है। ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी पीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि लाल रंग का झुकाव अधिक होता है। लाल रंग का झुकाव अधिक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में हमें क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन ए आभासी और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा। तो सही आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन द्वारा, ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब, यानी कि अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में उपयोग किया जाता है। मतलब मानव के आंख में जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो किस जो लेंस से उसका उपचार होता है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी समतल लेंस और ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए यूज किया जाता है अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में अवतल लेंस है। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार किससे किया जाता है, अवतल लेंस से। अगर दूर दृष्टि पूछे तो उत्तल लेंस से, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी मोटर और ऑप्शन सी जनरेटर और ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। तो बताइए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए ऑस्टर्न ने, ऑप्शन बी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी आइंस्टीन और ऑप्शन डी मैक्सवेल। तो सही जवाब हमें बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए, क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी कि मैक्सवेल ने किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को जो प्रतिपादन किया था वो मैक्सवेल द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी कूलम। सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर, यानी कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, और वोल्ट है कहाँ, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी समांतर क्रम और ऑप्शन सी श्रेणी एवं समांतर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा श्रेणी क्रम, यानी कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है प्रतिरोध को तब उसका मान बढ़ जाता है। इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी वास्तविक और ऑप्शन सी यहाँ पे है ऑप्शन सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए ऑप्शन इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा काल्पनिक रेखा द्वारा उसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका काल्पनिक हमारा कहाँ है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या है। 14 नंबर प्रश्न ये कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है ऑप्शन ए 0.36 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल, ऑप्शन बी 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 जूल और ऑप्शन सी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताइए कौन सा सही जवाब होगा, कौन सा सही जवाब होगा। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये किलोवाट घंटा है ना, बराबर पूछा है जूल में कन्वर्ट करने के लिए है, तो इसको जूल में कन्वर्ट होता है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो बताइए हमें कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसके राइट आंसर क्या होगा, सौर ऊर्जा है ना। नवीकरणीय यानी कि नवीकरणीय का मतलब ये हुआ कि जो समाप्त नहीं हो, ठीक है, जिसे पुनः बदला जा सकता है, जिसे रिसाइकिल की जा सकती है, तो वो है सौर ऊर्जा, जो जिसकी पुनः रिसाइकिल हो सकती है, यानी कि पुनः पूर्ति योग्य हो, है ना, जिसके दोबारा यूज में आ सके, तो वो हमारा है सौर ऊर्जा। कोयले अगर एक बार खत्म होगा उसको करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, ये जो 3 है उसमें अधिक समय लग सकते हैं, ये
अनवीकरणीय हो जाएगा। याद रखेंगे तो अनवीकरणीय पूछे तो इनमें से 3 में से कोई अगर ऑप्शन है तो उसको आप टिक कर सकते हैं, सौर ऊर्जा नवीकरणीय हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कौन सा लेंस अपसारी भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि किस लेंस को अपसारी लेंस किस के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, तो अपसारी का मतलब समझते हैं, यानी कि जो प्रकाश को फैलाए एक जगह से, एक पॉइंट से निकलकर, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट है और यहाँ से अनेक दिशाओं में इस तरह से फैलता चले जाए तो इसको बोलते हैं अपसारित, यानी कि फैलाव जब एक पॉइंट से निकलकर आगे फैलता चला जाता है। तो इसलिए यह किस में होता है? तो आपने देखा होगा कि जब टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च जब आप जलाते हैं, इस तरह के टॉर्च है और यहाँ पे इस तरह से रोशनी निकल के फैलते चले जाते हैं, तो उसमें कौन सा ऑप्शन रहता है, कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? तो अवतल दर्पण होता है। टॉर्च की रोशनी में उसके जो पीछे एक कटोरी जैसे लगा हुआ होता है वो अवतल, या फिर किसी हेडलाइट या किसी भी लाइट पे जो देखते हैं तो वो अवतल डिजाइन का होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। सॉरी, अवतल लेंस नहीं हो जाएगा, मतलब हाँ अवतल लेंस, सॉरी, हाँ अवतल लेंस ही होगा, दर्पण नहीं। यहाँ पर लेंस की चर्चा किया है तो इसका अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, आइए, यानी कि ये फैलाने का काम करेगा। अगर दर्पण पूछे तो अवतल दर्पण हो जाएगा, लेंस पूछेगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन आपके क्या है? तो ये है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ऑप्शन ए लाल, नीला, हरा, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी। तो सही जवाब क्या होगा? जल्दी से हमें बताइए, सही जवाब क्या होगा? तो प्राथमिक वर्ण इनमें से कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक रंग कौन सा है? तो इसके सभी होंगे लाल, नीला, हरा, यानी कि लाल, नीला, हरा। इसे कैसे याद रख सकते हैं? एक ट्रिक के द्वारा आप याद रख सकते हैं, ह नीला, है ना, ह नीला, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ह से हरा, नी से नीला, ला से लाल, यानी कि ह नीला को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक वर्ण, प्राथमिक रंग। तो यहाँ देखिए ना, ह से हरा सी में है, और नी से आपको बी में है ये है, और ला से लाल हो गया। इस तरह से आप ह नीला याद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक रंग ये तीनों है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है? तो 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है? मतलब नेत्र का कौन सा भाग जिसका कोई रंग नहीं होता? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी पुपिल, और ऑप्शन सी रेटिना, और ऑप्शन डी आइरिस। तो सही जवाब आप हमें बताएं जो कौन सा सही जवाब होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आइरिस। आइरिस का कोई रंग नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 1 HP बराबर है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितना के बराबर होता है? ऑप्शन ए 746 वाट, 760 वाट, 780 वाट, और ऑप्शन डी 550 वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट, जो कि ऑप्शन ए में लिखा गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? देखिए, कहता है विशालक शीशा, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो आप हमें बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है या फिर विशालक शीशा। तो आप इसे याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। कौन सा गतिशील कण है? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है
तो उसमें गतिशील कौन सा कण रहता है? तो ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी आयन और ऑप्शन सी प्रोटॉन और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है जब परमाणु चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गतिशील होता है, तो इसलिए इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। या फिर विद्युत धारा की प्रवाहित की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें गतिशील होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, यानी कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? यह है ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप हमें बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं ही बता देता हूं ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये जो एम्पियर घंटा जो होता है मात्रक वो आवेश का होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? यानी कि वाट कहने का मतलब ये कि 1 वाट के बराबर इनमें से कौन होगा, ये कहने का मतलब हुआ। ऑप्शन ए जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी जूल है ना सेकेंड, ऑप्शन सी सेकेंड प्रति जूल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा ये तो बताइए हमें। तो देखिए ये सब तो कोई मात्रक होता नहीं है, इधर जूल पर सेकेंड प्रति जूल कोई मात्रक नहीं होता है। जूल इंटू सेकेंड जूल सेकेंड हो भी सकता है किसी का, लेकिन यहाँ पे जूल प्रति सेकेंड जो होता है वो वाट का होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम और ऑप्शन डी वाट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन यानी O2, ऑप्शन बी NH3 अमोनिया, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और ऑप्शन डी N2 यानी कि नाइट्रोजन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसके लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो ऑप्शन सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी कि वातावरण जो होता है वो गर्म जो होता है वो का CO2 की वजह से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। हम शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी विस्थापन और ऑप्शन डी अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना, बिल्कुल बताइए जल्दी से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन जानते हैं ना, उपचयन अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण है ना, भोजन ऑक्सीकरण के द्वारा उस भोजन का पाचन होता है, जिसे यहाँ उपचयन अभिक्रिया कहा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंग्रेजी में यहाँ भी लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है? काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, विस्फोटक इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो क्या उसमें से ऊष्मा निकलता है या फिर वह ऊष्मा अवशोषित करता है या फिर आवाज करता है? ऐसा बताइए क्या होता है? तो इसके राइट आंसर क्या होंगे बताइए? ऊष्मा छेपी होता है, यानी कि ये जो है ऊष्मा देता है। तो ऊष्मा जब देने की बात हो, आप देखेंगे कि जब काली चूना पर आप जल डालेंगे तो उसमें से गैस की तरह भाप निकलता है उसमें। ठीक है, तो ये ऊष्मा, साथ ही ऊष्मा यानी कि गर्माहट पैदा होती है, यानी कि यह ऊष्मा छेपी है, यानी कि ये ऊष्मा देती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 28 ये है कि निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यानी कि ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, ऑप्शन ए कॉपर Cu, ऑप्शन बी Hg पारा और ऑप्शन सी Ag यानी कि सिल्वर चांदी और ऑप्शन डी Au गोल्ड यानी सोना। इस तीनों में चारों में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु, मतलब क्रियाशील धातु कौन सा है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा?
तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका क्या है, कॉपर होगा सबसे अधिक क्रियाशील, ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील कॉपर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए यहाँ पे सूत्र पूछा है चूना जल का, ठीक है, तो क्या होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और ऑप्शन सी CaOCl2, ठीक है, और ऑप्शन डी CaOH2, ठीक है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है इसके? 29 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 ये जो है से चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? देखिए कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ठीक है। तो बात आती है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो वह कौन सा विलियन होगा और उसका पीएच मान क्या होगा, मतलब यहाँ पर पीएच मान पूछा है, ठीक है। तो देखिए लाल को नीला कर दे इसका मतलब वह क्षारीय है, और जब क्षारीय की बात आती है तो 7 से ज़्यादा होता है, और 7 से ज़्यादा इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? 10 और 5, सॉरी क्या बोला है, हाँ सॉरी 10 7 से ज़्यादा मैं बोला हूँ ना, तो ये हो जाएगा आपका 11 और 10। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ए और बी दोनों, जो कि ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? तो 31 देखिए कहता है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होता है? ऑप्शन ए जो दिया गया है वो है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4, यानी 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन या 4 बंधन, कितने सहसंयोजक बंधन उसमें होते हैं कार्बन कार्बन के बीच? किसमें? एल्काइन में पूछा है। तो एल्काइन में जो होता है आप पढ़े होंगे, तो उसमें बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन के जो बीच का जो बॉन्ड होता है वो 3 होते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होते हैं वो 3 ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? यहाँ सूत्र पूछा है ग्लूकोज का सूत्र, तो जल्दी से बताइए इसका सूत्र क्या होगा। ऑप्शन ए है C6H12O6, ऑप्शन बी CH3COOH, ऑप्शन बी CH3CHO और ऑप्शन डी CHCl3। क्या होगा ग्लूकोज का आणविक सूत्र? तो ग्लूकोज बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी C6H12 और O6, ठीक है। चलिए, या फिर यही चीज़ आपसे, हाँ ये ग्लूकोज का है, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट का पूछे तो दोनों सेम है, ठीक है, ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 क्या है? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी अपमार्जक, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी रबर, ठीक है। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा साबुन, यानी कि ये जो है सो उच्च वसीय लवणों के सोडियम लवण कहलाते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा साबुन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? देखिए बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्डिहाइड, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी कीटोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह जो क्रियाशील मूलक दिया गया है वह किस श्रेणी के? एल्डिहाइड के, एल्कोहल के या फिर कीटोन के? बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए एल्डिहाइड श्रेणी के है ये मूलक जो है सो बॉन्ड CHO एल्डिहाइड श्रेणी में रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? डैश। ऑप्शन ए घटती है,
ऑप्शन बी पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन है। तो बताइए कि आवर्त सारणी में जब बाएं तरफ से, ये बाएं तरफ हो गए, इधर से जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, ऑप्शन के हिसाब से जल्दी से बताइए। तो देखिए, जब सारणी में हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो तत्व में जो परमाणु होते हैं उनकी त्रिज्या जो है वो क्या होती है, घटती है, उनकी त्रिज्या घटती जाती है, यानी कि आकार छोटा होते चला जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि निम्नांकित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। धातु गुण के अनुसार, गुण के हिसाब से इसको बढ़ते क्रम में सजाने के लिए कहा है। धातु का नाम लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन है ना, बेरिलियम है ना, और फ्लोरीन दिया गया है। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए कहा है, बढ़ते गुण के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे गुण के अनुसार कौन सा है उसको ध्यान से देखिए और हमें जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी से 36 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, तो गुण के अनुसार से ये जो है अधातु के गुण के अनुसार इसको बढ़ते क्रम में ये है जो है लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन क्या है जल्दी से बताइए। तो सिलिकॉन जो है सो उपधातु है, न तो धातु है न अधातु है, इसमें दोनों का गुण पाया जाता है, धातु का भी अधातु का, इसलिए ये उपधातु है। ठीक है, चलिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व यानी कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता होगा वही विद्युत धनात्मक होगा। तो बताइए इसमें से विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? कार्बन या फिर क्लोरीन या फिर सोडियम या फिर फास्फोरस? तो कौन सा त्याग करता है इसमें? तो सोडियम तो त्याग करता है, आपको पता है ना, बिल्कुल। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? अब बताइए, आपके साइंस में टिहरी बांध का यानी कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, मतलब सोशल साइंस है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, कहाँ किया गया है? तो देखिए, वो उत्तराखंड में किया गया है। ये जो है सो आपको सोशल साइंस से प्रश्न है आ जाता है, ऐसा आप देखने को मिलता है बार बार। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी टंगस्टन। तो आपको पता चल ही गया होगा किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, तो वो है सोडियम, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? ऑप्शन ये है सर्फ एक्सल, यानी कि सर्फ जानते ही हैं, नाम बहुत अच्छा प्रचलित नाम है, सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ। देखिए, अपमार्जक से सभी चीज़ बनाए जाते हैं, इसमें जितने भी दिए हुए हैं, सर्फ भी बनाए जाते हैं, शैम्पू भी बनाए जाते हैं, इजी भी सर्फ भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 क्या है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी यूरेनियम और ऑप्शन डी प्लूटोनियम। कौन सा सही होगा? जल्दी से दीजिए जवाब कमेंट बॉक्स में, जल्दी फटाफट। तो चलिए, इसका सही जवाब होगा सिलिकॉन, यानी कि सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? तो 43 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? नंबर 1 सीएनजी, नंबर बी एलपीजी और
सी में बायोगैस और डी में कोयला। तो खाना बनाने में तो एलपीजी का होता ही है, बायोगैस का भी होता है और कोयला का भी होता है। तो किसका नहीं होता है? तो सीएनजी का। सीएनजी का प्रयोग कहाँ होता है? तो वाहन चलाने में होता है, यानी कि गाड़ी चलाने में इसका यूज होता है। और हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो नहीं, खाना बनाने के लिए सीएनजी का यूज नहीं होता है, वाहन चलाने के लिए होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीएनजी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 2Cu प्लस O2 एरो 2Cu, यानी कि जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? देखिए ये जो है सो आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया हो तो वैसे अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित का मतलब यह है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, एरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड परमाणु की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं कि H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। इधर राइट साइड में देखिए 2HCl, इसका मतलब वो 2 जो है हाइड्रोजन के लिए भी है, क्लोरीन के लिए भी है। तो यहाँ पर तो ये संतुलित है, दोनों तरफ बराबर, इधर भी 2 इधर भी 2, मतलब 2 हाइड्रोजन लेफ्ट में भी है, 2 हाइड्रोजन राइट में भी है यहाँ पे, इसलिए ये संतुलित है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा सही। जिसमें दोनों तरफ बराबर नहीं होगा वो राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन बी क्या है। PbNO3 होल 2 एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2। देखिए यहाँ पर Pb ठीक है, लेड है एक, तो इधर राइट साइड में भी एक है। ऑक्सीजन की बात करें तो इधर ऑक्सीजन एक है लेफ्ट साइड में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यानी 2 2 4, एक 5 ऑक्सीजन। इधर की अगर बात करें तो 3 दूना 6, 3 से अगर गुना कर दे, ये होल 2 लिखा हुआ है और ओ अंदर में 3 है, ठीक है। तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर बात करें 6, अगर इधर ऑक्सीजन की बात करें 5, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बराबर नहीं है, मतलब यही संतुलित समीकरण नहीं है, ठीक है। ये संतुलित समीकरण नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संतुलित नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन का मतलब ना तो वो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, और उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। तो पहले ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है, यानी कि वीक एसिड कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक एसिड? ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी CH3 COOH और ऑप्शन डी H2SO4। तो दुर्बल यानी कि कमजोर अम्ल इनमें से कौन है? हमें बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? यानी कि CH3COOH, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है कौन? ऑप्शन ए तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। तो क्रायोलाइट जो अयस्क है वो किसका है? सही जवाब क्या होगा? कमेंट में जल्दी से बताइए जल्दी से। तो क्रायोलाइट जो अयस्क है वो तांबा का अयस्क है, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन ए 17, बी 18, सी 19, डी 20। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होगी? बताइए जल्दी से, कमेंट में जल्दी फटाफट। तो इसकी जो परमाणु संख्या होती है पोटेशियम 19, यानी पोटेशियम 19 होता है। इसके राइट आंसर जो होंगे वो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 19, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। नंबर ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी प्रोपेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी एथेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो
इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी C2H2OH, और ऑप्शन सी C2H5OH, और ऑप्शन डी C2H6OH। क्लियर। तो इसमें से सही जवाब कौन सा होगा, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र आपको बताना है, इसमें से कौन इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर इसका होगा C2H5OH, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 52 में क्या कर रहा है कि एल्काइन कौन है, एल्काइन कौन है। ऑप्शन ए C2H2, ऑप्शन बी C2H6, और ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी C2H4। ठीक है, तो हमें जल्दी से सही जवाब कमेंट में दीजिए, जल्दी से फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, C2H2, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र, जल्दी से बताइए चीनी का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन ए C6H12O6, ऑप्शन बी C12H22O11, ऑप्शन सी CH3COOH, और ऑप्शन डी CH3CHO। जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए फटाफट, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि C12H22O11, ये है चीनी का रासायनिक सूत्र। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 क्या है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है, यानी एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक कितने बंधन होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, और ऑप्शन डी 3। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से जवाब दे दीजिए फटाफट। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए जल्दी से। तो देखिए एसिटिलीन में जो कार्बन कार्बन के बीच होते हैं वो 3 बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड वाला क्वेश्चन इससे पहले भी आपने देखा है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं एसिटिलीन की बात करें तो। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। ठीक है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, यानी कि जब श्वसन के अध्ययन किया जाता है तो उसमें जो बीज लिया जाता है वो कैसा लिया जाता है। नंबर 1 सूखे बीज, नंबर 2 अंकुरित बीज, नंबर सी उबला हुआ बीज, नंबर डी कुचले हुए बीज। बताइए जल्दी, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताइए जवाब। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि अंकुरित बीज, यानी अंकुरित बीज लिया जाता है श्वसन के अध्ययन के लिए। कौन सा बीज, अंकुरित बीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है। द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, यानी कि मानव का जो वृक्क है वो किस प्रणाली का हिस्सा है। ऑप्शन ए पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का, परिवहन का। जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्सर्जन का है। यानी कि किडनी का क्या होता है, जब हम कोई चीज जैसे भोजन करते हैं तो वो हमारे छानने का काम करता है, और बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ जो शरीर के कार्य का नहीं है उसको मतलब एक तरह से कचरा करते हैं, वो उत्सर्जन साइड करके उत्सर्जन के लिए बाहर भेज देता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 यानी 57 क्या है, देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। नंबर ए पानी के लिए, नंबर बी भोजन के लिए, नंबर सी एमिनो एसिड के लिए, और नंबर डी ऑक्सीजन के लिए। तो ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से जवाब दीजिए। जाइलम निम्नांकित में किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, जल्दी बताइए।
ज से जाइलम और ज से जल यानी कि पानी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 58 है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी N2 यानी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी O2। बताइए ना, जब आप श्वास जब छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है। बताइए क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 59 की ओर चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? यानी कि जब फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? बताइए। यहाँ पे ऑप्शन है ऑक्सीन, बी है जिबरेलिन्स, सी इथिलीन और डी है साइटोकाइनिन। तो इसको किससे नियंत्रित किया जाता है? जल्दी से बताएं। तो ये पकने के लिए इसका इथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इथिलीन का प्रयोग होता है फलों पकाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे कहते हैं क्या? ऑप्शन ए डेंड्राइट्स, ऑप्शन बी तंत्रिकाक्ष, ऑप्शन सी कोशिका पिंड, ऑप्शन डी तंत्रिका अंत। क्या कहा है? तंत्रिका तंत्र, बच्चे जो भी हो, ये अंत कहा है यानी इंडिंग, नर्व इंडिंग, तंत्रिका अंत। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट। 60 नंबर का जवाब क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो देखिए, जहाँ पे जानकारी हासिल की जाती है उसे डेंड्राइट्स कहते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? ऑप्शन ए एड्रीनलिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजेन, ऑप्शन सी पाराथायरेमोन और ऑप्शन डी कैल्सिटोनिन। आपातकाल का हार्मोन यानी आपातकाल का हार्मोन किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी से, ऑप्शन में से जवाब दीजिए। तो वो है एड्रीनलिन यानी कि ऑप्शन ए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए उल्टी, ऑप्शन बी अत्यधिक लार निकलना और ऑप्शन सी दिल की धड़कन और ऑप्शन डी चबाना। अनैच्छिक क्रिया इनमें से कौन सी नहीं? अनैच्छिक का मतलब समझ गए कि नहीं समझे? जल्दी से जवाब दीजिए, है ना। अनैच्छिक क्रिया है ना, जो इच्छा के अनुसार नहीं होता हो वो, ठीक है। तो ये जो है अत्यधिक लार निकलना, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब बात है जो इच्छा के अनुसार हो भी सकता है, ये है ना, तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो ये अत्यधिक लार निकलना जो है से अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी दिन है? ऑप्शन ए 270 दिन, ऑप्शन बी 290 दिन और ऑप्शन सी 200 दिन और ऑप्शन डी 245 दिन। है ना, महीने में देता तो आपके लिए आसान हो जाता, लेकिन दिन में दिया है तो कन्वर्ट कर देना है ना। बताइए जल्दी से, कन्वर्ट करके क्या होगा? गर्भ की अवधि जल्दी से बताइए, मोटे तौर पे बताइए ना। 9 महीने होते हैं ना, 9 या 27, 270 होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, महीना पूछे तो 9 महीना, दिन पूछे तो 30 से मल्टीप्लाई कर देना आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी 1963।
जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो 1985 में शुरू हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ, 1985 में, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन की निम्नांकित में किसमें होता है। ऑप्शन ए ईस्ट में, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी अमीबा और इनमें से कोई नहीं। किसमें होता है मुकुलन, याद कीजिए किसमें होगा, जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट। 65 नंबर। तो देखिए मुकुलन जो होता है वो आपका होता है ईस्ट में होता है, अमीबा में विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में विखंडन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर मुकुलन होता है। ठीक है, बर्ड निकलता है उसी को मुकुलन बोलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी एवं सी। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन है, जल्दी से बताइए जल्दी से। 66 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। श्वसन तंत्र से देखिए टीबी जो होता है वो फेफड़ा को प्रभावित कर देता है, ठीक है ना, और फेफड़ा श्वसन तंत्र का ही एक हिस्सा है, अंग है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा टीबी हो जाएगा। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस इसका पूरा नाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, 67 है मनुष्य का और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं करते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी सेलुलोज और ऑप्शन सी वसा और डी इनमें से सभी। किसका पाचन नहीं कर पाते हैं मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव, किसे नहीं पचा पाते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए प्रोटीन का पाचन हो ही जाता है, सेलुलोज है यहाँ पर, सेलुलोज यानी कि रेशेदार, ठीक है, रेशेदार जो होता है रेशा का पाचन मनुष्य या अन्य मांसाहारी जीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और वसा तो पाचन हो ही जाता है, लेकिन सेलुलोज जो है फिर भी खाया जाता है क्योंकि वो उत्सर्जन के लिए सहायक होता है, इसलिए ये मतलब रेशेदार फल यानी खाने के लिए कहा जाता है, अच्छा रहता है, जिससे उत्सर्जन में सहायक होता है, यानी शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है, रेक्टम के माध्यम से। चलिए आइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन बी समझ ही गए होंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी हृदयाघात, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन और ऑप्शन डी पक्षाघात। क्या होगा, सही जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट। सही जवाब क्या होगा 68, जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन हैमरेज हो जाता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइपरटेंशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्या है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। जो परजीवी पादप जो दूसरे पौधे के साथ में रहता होगा, बताइए क्या है। बैक्टीरिया, कस्कुटा, विषाणु, कवक। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, इनमें से सही जवाब चुनिए जल्दी से फटाफट। 69 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 69 का जवाब जल्दी से दीजिए, क्वेश्चन नंबर 69 का जवाब जल्दी से दीजिए। देखिए कस्कुटा पादप परजीवी है, ठीक है, जो दूसरे के साथ रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है दूसरे पौधे के साथ, ठीक है, ये खुद नहीं बना पाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी निलय द्वारा, ऑप्शन सी अलिंदों द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। पंप करने का काम कौन करता है, बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए, जल्दी से जवाब दीजिए तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पंप करने की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे फेफड़ा तो वो आपको वहाँ पे शुद्धिकरण करता है, बचा 2 निलय द्वारा और अलिंद द्वारा, 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे पंप करने का जो काम करता है वो निलय करता है, ठीक है, वो पंप करता है ना।
क्योंकि ये सिकुड़ता है तो जाकर के अलिंद में जाता है, ठीक है। तो ये पंप करने का काम करता है पूरे शरीर में, निलय, ठीक है। इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि की अलैंगिक जनन की विधि है, यानी कि किस विधि, जो अलैंगिक जनन होता है उसका विधि क्या है वो बताने के लिए कहता है। ऑप्शन ए है मुकुलन, ऑप्शन बी पुनर्जन्म, और ऑप्शन सी विखंडन, और ऑप्शन डी बीजाणु जनन, और ऑप्शन, बस इतना ही है, 4 ही ऑप्शन है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा सही जवाब। तो सही जवाब जल्दी से बताइए। देखिए हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि है वो मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि पहले उसमें छोटे छोटे बर्ड आ जाते हैं, वो फिर आगे बढ़ने के बाद उसमें से टूट के अलग हो जाता है, जिसे हम मुकुलन विधि कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है। जनन संचारित रोग क्या है। नंबर ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी गोनोरिया, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। जनन संचारित रोग क्या है, जनन से संबंधित रोग क्या है, ये बताने के लिए कह रहा है। देखिए इसमें जो भी दिया गया है ऑप्शन वो सभी है, सिफिलिस भी हो सकता है, एड्स भी हो सकता है, गोनोरिया, इसमें से ये तीनों हो सकते हैं। ये सभी जनन संबंधित रोग ही है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, क्या है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, सी है पुंकेसर, और डी है स्त्री केसर। क्या है बाह्य भाग, बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट। देखिए बाह्य भाग क्या है, जल्दी से देखिए। बाह्य अगर बात करें बाहरी भाग तो नाम से यहाँ स्पष्ट है, बाह्य दलपुंज, बाहरी दलपुंज को हम लोग बाहरी भाग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, 73 ही ना देखें अभी, हाँ ठीक है। 74 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 की देखिए तो ब्लड समूह यानी ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी नहीं होता है। 74 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिए जल्दी से। कौन सा एंटीबॉडी होता है, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। देखिए एंटीबॉडी की बात करें तो इसमें एंटीबॉडी ए बी होता है, एंटीबॉडी ए बी, ठीक है। एंटीबॉडी जिस तरह से ग्रुप ए बी सी होता है उस तरह एंटीबॉडी होता है, तो उसमें ए बी होता है, ठीक है ना। ए बी में ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी ए बी होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर स्मॉल ए बी से उसे सूचित किया जाता है एंटीबॉडी को स्मॉल से, ठीक है। चाहिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्लूकागन, और ऑप्शन सी गैस्ट्रीन, ऑप्शन डी सोमैटोस्टैनिन, यानी कि इसमें से ये प्रश्न कहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। देखिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट में दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इंसुलिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। पादप वृद्धि हार्मोन क्या है, यानी कि पादप को बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है, बढ़ाने में जो हार्मोन सहायक होता है वो कौन सा हार्मोन है। ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी एड्रीनलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। जल्दी से बताइए क्या होगा, वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कौन होगा, ऑप्शन ए है यानी कि जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है सो बढ़ाने का काम करता है, पौधे की वृद्धि करता है, इसलिए इसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं। जिब्रेलिन की वजह से ही पौधों का वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है आपका, देखिए हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है हार्मोन स्रावित। अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन बी बृहस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन सी नलिका से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब दीजिए हमें, क्या होगा सही जवाब। तो सही जवाब है अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है आपके स्क्रीन पर। देखिए मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए तो फटाफट। क्या होगा, ऑप्शन है ए में 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जल्दी से बताइए। देखिए 3 जोड़ी पाई जाती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। 79 क्या है? एंड्रोजन है। एंड्रोजन है ऑप्शन ए मेल हार्मोन, ऑप्शन बी फीमेल हार्मोन और ऑप्शन सी पाचक रस, ऑप्शन डी पाइथाइरॉयड हार्मोन। यानी एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है? जो कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए तो क्या होगा। देखिए एंड्रोजन जो है वो मेल हार्मोन है, यानी कि पुरुष में पाए जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 नंबर है, ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, क्या है? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? ऑप्शन ए मेडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लैमार्क, ऑप्शन डी खुराना। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा। देखिए मटर के अपने प्रयोग के लिए जो चुने उस वैज्ञानिक का नाम है लैमार्क। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 80 प्रश्नों का जवाब जाना। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और इसे आप दोबारा से देख के अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, और नए वीडियो को अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।